ये जो शानदार बिल्डिंग आप देख रहे हैं, एक थोड़ी सी अंडर रिपेयर वर्क भी नज़र आ रही है। हेरिटेज बिल्डिंग है, उसके ठीक में बृहन मुंबई बीएमसी की बिल्डिंग है। जिस बॉडी का जिक्र हमेशा होता है जब जब बात मुंबई की होती है, भारत के वित्तीय राजधानी की होती हैं, खास करके मानसून की जब जब बातें होती हैं तो बीएमसी का जिक्र तो आता ही है। लेकिन हम यहाँ पर इस वक्त बारिश की दिक्कतों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सियासत की। और मुंबई में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीता जी हैं, जो जिन्हें प्रेम से यहाँ पे लोग नीता ताई कहते हैं। वैसे आपको बता दूं, मैं डिटेल्स नहीं दे सकती, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी किताब है जो अगले कुछ महीनों में आने वाली है। अगले साल ठीक है, ऑल द बेस्ट, हम सस्पेंस बनाए रखेंगे। लेकिन अगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछ सकूं, इतने इलेक्शंस आपने कवर किए हैं, अगर एक बात बतानी हो जो इस इलेक्शन में बहुत अलग है स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, तो क्या है वो? बिखरे हुए पक्ष और नेताएं, और जो हर कोई अपना प्रेस्टीज, अपने खानदान या अपने पक्ष का जो चेहरा है, वो अस्तित्व है, वो दांव पे लगाया है। हमारे यहाँ रिबेल कैंडिडेट्स हुआ करते थे स्वतंत्र, तो ऐसा नहीं है कि ये एक नया मोड़ है। लेकिन बिखरे हुए पक्ष जिस तरह से एमवीएस सरकार को गिराई गई है, जिस तरह से जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी रचा के की गई है और उनको पकड़ के रखा है, लेकिन ये कोई दाव से नहीं कह सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये उनके जो नेता उनके साथ में है, जो भाजपा के साथ में, वो जीत के आएंगे। तो मतलब रिजल्ट भी जो है इसी तरीके से, जितने पक्ष हैं वैसे ही उतनी स्प्लिंटर्ड ही आएगी, हंग असेंबली टाइप भी हो सकता है, अजीत पवार किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन बहुत ही कट टू कट है, बहुत ही तीव्र कंपटीशन है। तो हालांकि लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद आप कह सकते थे कि एक गुस्सा है, शायद एमवीए की तरफ जा सकता है पहलू, लेकिन अब वो नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हवा निकल गई, क्योंकि उन्होंने योजनाएं, जो मैंने कहा लड़की बहन, उसके साथ में उन्होंने किसानों के लिए भी योजना शुरू की है। मुख्य तौर पे उन्होंने जिस तरह से महामंडल, एक ये फिनोमिना है महाराष्ट्र में, अलग अलग कमीशंस हैं, ये महामंडल होते हैं जिसमें जो सत्ताधारी पक्ष है या जिसकी सरकार है, वो अपने करीब के लोगों को वहाँ अपॉइंट करते हैं। उसके साथ में वो अलग अलग गांव में किस तरह से आश्वासन योजना वो ला सकते हैं, कर्ज दे सकते हैं, वो छोटे परसेंटेज में, वो ये भी नौकरी की आश्वासन दे सकते हैं। तो ये हालांकि उन्होंने अनाउंस किया है, वो अभी काम शुरू नहीं हुआ है, तो भी एक आश्वासन है। उम्मीद है, हमारे चुनाव में भारत में हमेशा सिंबोलिज्म जो है ना, ये बहुत ही सिंबलिज्म के ऊपर हम जीते हैं। वैसे दर्शकों को मैं बता दूं, ये जो हम एरिया में जहाँ मौजूद है, देखिए ये मुंबई प्रेस क्लब है, लेजेंडरी आइकॉनिक प्रेस क्लब मुंबई का, मुंबई मराठी पत्रकार संघ है। ये रेडिंग अवार्ड्स भी देते हैं अच्छी पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता की जो क्राइसिस है। कई पक्ष है जिनके यहाँ मुंबई के ऑफिसेज है, कांग्रेस है, सीपीआई है, आरपीआई है, कई सारे दल है जिनके छोटे छोटे पक्ष अपने मीडिया के उन्होंने ऑफिसेज खोल रखे हैं। लेकिन यहाँ ये समझना चाह रही हूँ मैं, जो ये लड़की बहन योजना की जो इतनी बात हो रही है, क्या विमेन वोटर्स बदली हैं महाराष्ट्र में? क्या सब्सटैंटिवली डिफरेंटली वोट कर रही हैं? अलग अलग स्टेट्स में हम देखते हैं जहां लड़कियों को साइकिल्स दी जाती हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर, और शायद मुझे बताया जा रहा है कि ये पहली दफा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर वाली कोई योजना है। जहां ये होती है वहां फायदा जरूर मिलता है जो पार्टियां इन्हें देती हैं। महाराष्ट्र में आपको लगता है कि विमेन वोटर्स में कोई सब्सटैंशियल डिफरेंस नजर आ रहा है? हो सकता है। हम देखिए, मैं ना बहुत ईर्ष्या हो रही है मुझे इन दिल्लियों से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या अजीत पवार, क्या शरद पवार, उनकी लड़ाइयों से बेफिक्र होकर जिस तरीके से आराम से यहाँ धूप लेते हुए जो है नींद देख रही है हमको, नवंबर की धूप सेक रही है। हाँ, सॉरी, नहीं तो हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर है। तो ये इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई योजना महिलाओं के लिए उनके खाते में डायरेक्टली पैसा उनको मिलता है। तो ये संभव है कि इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। आप सोचिए, जिसकी कोई तनख्वाह ना हो या
जो घर काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह इस तरह से हो कि वो रोज के रोज जीना मुश्किल होता है उनके लिए। बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, खुद बीमार पड़ सकते हैं, स्कूलों में कुछ अनएक्सपेक्टेड अचानक से वो डिमांड करते हैं कि आप ये लेके आइए, वो चौक लेके आइए, कुछ नई किताब लेके आइए। उनके लिए एक बहुत ही एक लंबी सांस लेने के लिए फुर्सत मिलने की ये एक अनुमति है, उनके एक ख्वाहिश है, वो जो उनका पैसा है, उनके खाते में है, ये उनको अपने हस्बैंड से, पतियों से पूछ के उसका खर्च नहीं करना पड़ सकता है। जिस पैसे को बहुत महिलाओं ने खोया था, याद हो डिमोनेटाइजेशन की जब घोषणा हुई थी अचानक से, और अलग अलग बेचारियों ने जो सेविंग्स की थी वो सेविंग्स भी चली गई थी। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ में आखिरी कुछ क्षणों के लिए। एक एक किरदार का नाम दूंगी और उनको लेकर क्या ख्याल आ रहे हैं आपके मन में। एकनाथ शिंदे बनाम शरद पवार, हु इज मोर क्राफ्टी, हु इज मोर वाइली? आप ये तुलना करना मुझे नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि एक लीग में नहीं है। लेकिन क्राफ्टीनेस, श्रूडनेस हो तो मुझे नहीं लगता है कोई भी शरद पवार को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे कुछ कम नहीं है, पर उनके लेवल के नेताओं के साथ अगर उनकी तुलना करें तो वो नंबर 1 रहेंगे। अगर आप शरद पवार के साथ तुलना कर रहे हैं तो शरद पवार आज भी क्राफ्टीनेस। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में डिफरेंस? एकनाथ शिंदे एक चमकता सितारा बन गया है जो शायद उद्धव को भी नहीं पता हुआ होगा, लेकिन उद्धव भी काफी तौर पर लोगों को उन्होंने चकित किया है। असली बाल साहेब की विरासत किसके पास है दोनों के पास में? वो उनके कार्यकर्ताओं के पास है। शिंदे तो कार्यकर्ता ही थे, पर अब नहीं है। दोनों कार्यकर्ता बन सकते हैं। शिंदे ज़्यादातर कार्यकर्ता है उद्धव से, लेकिन अगर आप पूछोगे तो आज भी जो पक्ष का कार्यकर्ता है, जो पक्ष को पैसा दे के मेंबर बनता है, वो उनके पास उनकी लेगेसी है। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, बर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से विधायक हैं भी, मंत्री भी रह चुके थे जब उद्धव ठाकरे सीएम थे। उनके कजन अमित ठाकरे इस बार माहिम से हैं, राज ठाकरे के बेटे हैं। अमित ठाकरे को लेकर क्या ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में? कोई ख्याल नहीं है इस वक्त। कुछ इमेजिनेशन वो फ्लेयर अप ही नहीं कर पाए, फायर अप ही नहीं कर पा रहे हैं लोगों में? नहीं। राज ठाकरे रेलेवेंट स्टेक होल्डर हैं नहीं है? तो उनका पक्ष तो है, और पक्ष की स्थिति क्या है वो तो हम देखते आए हैं। लेकिन और वो तो उद्धव सेना भी इनसे आगे है। बट मतलब लेकिन राजनीति में हम ये तो नहीं कह सकते, किसी को हम पूरे तरीके से इरेज नहीं कर सकते हैं। हम उनको किसी के नाम पे दाव लगाना सिर्फ वो जो माहिर पक्ष है या नेता है तो ही हम कह सकते हैं। क्या शरद पवार कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रिया सुले ही जो है सीएम बने? ये थोड़ा मुझे लगता है ट्रिकी है, क्योंकि जो दिल्ली में है, जो एमपी है, क्या वो छोड़ के मुख्यमंत्री बन सकती है? तो हाँ। एमपी से तो ज्यादा ओहदेदार, ज्यादा वजनदार तो सीएम ही होगा, वो भी जो महाराष्ट्र जैसे राज्य का। उनकी ख्वाहिश वही थी ना, उनकी बेटी को देना। वो तो कोई दो राय है नहीं। क्या अजीत पवार की कभी घर वापसी हो सकती है? अभी एक न्यूज लॉन्ड्री का इंटरव्यू चल रहा है, श्रीनिवासन जैन को तमाम बातें कही कि शरद पवार को पता था, जानकारी थी, अडानी के साथ क्या कुछ चल रहा था। शरद पवार को पता नहीं था, ये कोई महाराष्ट्र में ये नहीं विश्वास रख सकता है, तो वो अलग बात है। लेकिन आज भी मैं कहती हूँ कि ये इनका जो बिखर जाना, यहाँ से वहाँ कूदना, इस सब में कुछ डाव है। हो सकता है घर वापसी होगी, हो सकता है नहीं। एक बड़ी कहावत रही है पहले से, अगर आपको याद हो तो, there are no permanent friends and enemies in politics। तो राजनीति में हम there are only frenemies, the friendly enemies। बीजेपी डेस्परेट है, खानदानी है। बीजेपी का जो कम्युनल एंगल है, योगी है, बीजेपी डेस्परेट है, वो तो जाहिर है। बीजेपी के खुद डेस्परेट क्यों है? उनके पास डेवलपमेंट नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, वो शिंदे से डर रही है। दोनों, उनके पास क्या प्रोग्रेस और डेवलपमेंट है? जब हालांकि उन्होंने बर्खास्त
किया गया, हमारे सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बर्खास्त किए हैं उन्होंने। वो चुनाव ही नहीं ले रहे हैं बीएमसी के, क्योंकि ग्रास रूट पे उनको पता है कि कितना उनकी कितनी हैसियत है और कितनी हैसियत बाकी के शिवसेना की है। रही बात डेवलपमेंट की, क्या वो उनका, जैसे हमने पहले सुना, मैनिफेस्टो क्या है? उनका मैनिफेस्टो ये है कि हम वेट एंड वॉच करें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। उनके ही पक्ष में कितने अंदरूनी कलह है, उनकी कितने बेचैन हो गए कि आप बाकी के पक्ष के नेताओं को आगे बढ़ा रहे हो, देवेंद्र को आगे बढ़ा रहे हो, बाकी सब साइडलाइन हो गए, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गए हैं। तो हालांकि वो देवेंद्र का भी नाम अभी तक नहीं लिया है कि वो सीएम होंगे ही, तो देवेंद्र पर भी जो है दांव लग रही है कि नहीं। आखिरी सवाल, ठाकरेस की अपनी लड़ाई है, उधर पवार्स की अपनी लड़ाई है, फील्ड में कहीं मुरली देओरा के बेटे मिलिंद देओरा है, कहीं पंकजा मुंडे हैं, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, सांप्रदायिक एंगल है। ये लड़ाई, अगर कोई एक मुद्दा आपको बताना पड़े, महाराष्ट्र की ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, नैतिकता की लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई है? मुझे लगता है वैचारिक तो है, दूसरी कौन सी बात की थी आपने? पारिवारिक, नैतिकता की है और व्यक्तिगत। चलिए, लड़ाई बहुत दिलचस्प है, एकदम कांटे की टक्कर टाइप्स है, और इतने सारे यहाँ पर हाथी भी है, घोड़ा भी है, कौन किसे चेकमेट करता है अभी कह पाना मुश्किल है। उसके लिए इंतजार 23 नवंबर तक का।